लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स। सिंपलिस्टिक वे में हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो सिलेबस है वो पूरा कवर करेंगे और फनी वे, लाइट वे में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि यार पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए, जस्ट एज अ स्टोरी टेलिंग अपन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया है कि इतने वीडियोस क्यों नहीं आ रहे। तो एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी कि मैं वीडियोस रेगुलर नहीं ला पा रही हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में थी फर्स्टली। सेकंड तो आप लोग को पता ही है, मोस्ट ऑफ द पीपल ओवर हियर, कि मैं एक स्पिरिचुअल लीडर हूँ, रीडर एंड हीलर हूँ। तो स्पिरिचुअल रीडिंग्स और हीलिंग्स के काम में कुछ ट्रैवलिंग कर रही थी और आई वाज बिजी इन दैट काइंड ऑफ स्टफ। सो इसी वजह से मैं इस चीज़ को टाइम ज़्यादा नहीं दे पा रही थी। बट आगे से ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो कोर्स है वो मैं रेगुलर कंटिन्यू रखूँगी। सो आई डू अपोलोजाइज फॉर द डिले। अगर आप लोग को कोई भी स्पिरिचुअल रिलेटेड रीडिंग करनी हो, लाइक आप एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो माइंड जो है हमारा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, लैक ऑफ फोकस होता है, तो उस रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, किस तरह की कुछ आसान से तंत्र विद्या में लिखा हुआ है कि कुछ रेमेडीज़ जिससे आप हमारा जो फोकस है वो गेन करें। उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड सॉल्यूशंस जो सिंपल घर के इंग्रेडिएंट्स से ही हो जाता है, जिससे आप उस फ्रीक्वेंसी में अलाइन हो जाओगे, ताकि आप जो है फोकस रिगेन कर सको, कंसंट्रेशन मेंटेन कर सको, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सको, ताकि आप अच्छे मार्क्स जो है वो ला सको, अपने गोल्स तक अचीव कर सको। इस रिलेटेड अगर आपको कोई रीडिंग या रेमेडीज़ या हीलिंग सेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं वहाँ पे। और हमारी जो टीम है, शिवांशी की टीम, वो आपको वहाँ पे गाइड करेगी कि कैसा क्या करना है। ठीक है जी। सो प्लीज़ एक बार पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। सो मूविंग ऑन टू आवर सेक्शंस अगेन। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हम पे इतना टाइम तक राज किया, इस चीज़ को लेके बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स के क्या पॉइंट ऑफ व्यू या क्या अप्रोचेस हैं। मैं सारे स्कूल ऑफ थॉट्स को कवर नहीं करूँगी, बट जो मेजर है उन स्कूल्स को कवर करूँगी। वैसे भी ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट होता है, बट आप लोग का जानना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी मेंस में जो है लिखने में आपको आसानी, मतलब सुविधा होती है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कॉलोनियल अप्रोच। तो कॉलोनियल यानी कि ब्रिटिशर्स का या नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या अप्रोच है कि ये ब्रिटिशर्स ने जो हम पे इतना टाइम तक राज किया, ये जो कॉलोनियल रूल था, इसको रिगार्डिंग क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी किताबों में क्या लिखा हुआ है कि ये सही है ये गलत। आप मेरे को खुद बताओ। अगर हर कोई अपनी कंट्री को फेवर करेगा, अपनी कंट्री को कोई रॉन्ग क्यों बोलेगा, अपनी कंट्री को क्यों बोलेगा हमारा कंट्री गलत है, मैं क्यों बोलूँगी मेरा इंडिया गलत है। अगर इंडिया ने कभी गलत किया भी हो तो नहीं बोलूँगी ना। हम लोग अपना अपना होता है ना। तो कॉलोनियल रूल के हिसाब से ये जो इंडियंस के साथ हुआ या कॉलोनियल रूल हुआ, ये जायज़ था, सही था। सो ब्रिटिश जो पॉइंट ऑफ व्यू था या कॉलोनियल अप्रोच जो था, उन्होंने अपनी इमेज क्लीन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या उद्देश्य से ये इस कॉलोनियल पीरियड को दर्शाया है। और इसी चीज़ को जो ब्रिटिशर्स है या फिर नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस है जो उधर ही पले बड़े हैं, वो लोग यही सोचें कि हाँ ब्रिटिशर्स ने लिखा है तो भाई तो सही ही होगा। और यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स है वो ये सोच रहे हैं कि हेल ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स कहते हैं वही सही है, इंडिया को तो रूल करना ही चाहिए था। ऐसा उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। So, colonial approach. For the major part of the 19th century, the colonial school occupied a high position in India. The term colonial approach has been used in two senses. One relates to the history of the colonial countries, while the other refers to the work which were influenced by the colonial ideology of domination. तो यहाँ पे ये जो colonial approach है, ये दो सेंस में यूज़ किया गया है। एक जो है कॉलोनियल कंट्रीज़ में किस तरह से इस चीज़ को दर्शाया गया है उस चीज़ में, और दूसरा मान लीजिए ये कॉलोनियल कंट्रीज़ ने लिखा कि इंडिया पे जो रूल हुआ है बिकॉज़ इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर की कमी थी। तो इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होके, लाइक अभी एक एग्जांपल देती हूँ मैं सिंपल सा।
फैशन इन्फ्लुएंसर्स बहुत है, मैं नाम तो स्पेसिफिकली नहीं लूँगी, लेकिन आज के टाइम पे आप लोग देखते रहोगे कोई सुर्फ़ी ना आप लोग समझ जाओ, तो तो वो जो कपड़े पहनती है, लाइक फॉर एग्जांपल रणवीर सिंह का ही एग्जांपल लेते हैं, ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, तो रणवीर सिंह का ही एग्जांपल लेते हैं। तो रणवीर सिंह जो है फैशन के सेंस में वो थोड़े अतरंगी कपड़े पहनते हैं, ठीक है। उनको देख के जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो भी अतरंगी पहनते हैं, कुछ और ही अलग ही विमल पहन के चलते हैं, अखबार लपेट के चलते हैं, है ना। तो इस तरह से कॉलोनियल ने जो अप्रोच रखा था अपना वाइट वॉश करने के लिए, उसी से इन्फ्लुएंस होके 2-4 और नए पैदा हो गए थे, जैसे कि ये जैज़ की ब्रिटिशर्स ने लिखा है तो सही होगा, तो हम इनसे ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो दिस कॉलोनियल अप्रोच इज बीइंग यूज्ड इन 2 सेंसेस. In fact, the practice of writing about the colonial countries by the colonial officials was related to the desire for domination and justification of the colonial rule. ये जो कॉलोनियल अप्रोच था, ये इसने मैंने जैसे कहा कि वाइट वॉश करने की कोशिश की है, एंड इट प्रोवाइडेड काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन कि हमने यहाँ पे राज क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की कमी थी, यूनिटी की कमी थी, हम तो बस मॉडर्नाइजेशन लाना चाहते थे, वेस्टर्नाइजेशन लाना चाहते थे इस कंट्री में, तभी हमने इसको संभाला था एज अ बिग ब्रदर, एज अ फादर. तो ऐसा उनका जस्टिफिकेशन है. Hence, in most such historical works, there was criticism of indigenous society and culture. जैसे कि मैंने कहा, अपने आप को वाइट वॉश करने के लिए दूसरे पे तो कीचड़ उछालनी पड़ेगी, तो उन्होंने, आप मोस्ट ऑफ द कॉलोनियल वर्क्स में आप देखोगे कि इंडिजिनियस कल्चर के ऊपर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं, क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, जैसे कि हमारी सती प्रथा हो गया या कुछ तरह की जो प्रथा है उन पे क्रिटिसिज्म उठाया जा रहा है बहुत स्ट्रांगली, ताकि अपने किए कराए को सच्चा साबित किया जा सके. प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी गाइस, मेरा जो पप्पी है वो पागल हो गया है, वो भौंक रहा है एकदम. So historians of colonial approach. The historians of India the histories of India written by James Mill, Mount Stuart, Vincent Smith and many others are pertinent example of colonial historiographical trends. Certain characteristics common in most of the works are as follows. ये हिस्टोरियंस का नाम आप याद रखिए, प्रीलिम्स में ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द हिस्टोरियंस आर रिलेटेड टू द कॉलोनिस्ट अप्रोच या नेशनलिस्ट अप्रोच, इस तरह के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं छोटे मोटे, तो नाम जो है वो बेसिक मोटा मोटा याद रखिए. सो कॉलोनियल अप्रोच का क्या जस्टिफिकेशन था, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, किस तरह के जस्टिफिकेशन दिए थे कि कॉलोनियल रूल इंडिया के लिए सही था. सबसे पहला जस्टिफिकेशन कि वो इंडिया में यूनिटी लेके आएंगे, दूसरा आएंगे इन द सेंस आए थे, दैट वाज वन ऑफ द जस्टिफिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स. सेकेंड वाज हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, हम तो सबके बाप हैं, हम तो सबके फादर हैं, तो हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, इसीलिए हम गाइड करेंगे इंडियंस को कि किस दिशा में जाना है. थर्ड इज हम इंडिया में प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम मेंटेन करेंगे, रखेंगे, ताकि इंडियंस को जो है वो कोई कमी तकलीफ नहीं हो. इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स थे कॉलोनियल रूल के. The opinion that the British brought unity in India, the notion of social Darwinism, the English considered themselves superior to the natives and the fittest to the rule. तो उन्होंने इंडियंस को लगता था कि हम तो आपके गॉडफादर हैं, हम सुपीरियर हैं सबसे, और इसीलिए हमें हक है कि हम रूल करें, हम राजा बाकी सब प्रजा. India viewed as a stagnant society which required guidance from the British, white man's burden. तो इसीलिए इंडियंस को जो है, इंडिया को जो है एक स्टैग्नेंट सोसाइटी, जो पूरी रिचुअल्स, कस्टम्स, कल्चर्स में बंधे हुए हैं, तो ब्रिटिशर्स ने ये जस्टिफिकेशन दिया कि इनको एक दिशा दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी वो एक दिशाहीन है, उनको मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाना ज़रूरी है. अगेन एस्टैब्लिशिंग पैक्ट ब्रिटानिका टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, आप ऐड कर लीजिएगा. उसके बाद हम देखते हैं व्हाट वाज द नेशनलिस्ट अप्रोच. नेशनलिस्ट मतलब क्या, इनकलाब जिंदाबाद, ये जो गान में था ना वैसा टाइप.
The nationalist approach to Indian history can be described as one which tends to contribute to the growth of nationalist feeling and to unify people in the face of religious, caste or linguistic differences or class differentiation. तो nationalist feeling क्या होता है कि सबको यूनियन, जैसे आप लगान फिल्म में सब भुवन ने सबको यूनियन किया था ना कि भाई अब ब्रिटिशर्स को तो सबक सिखाना है, तो वैसा ही था बेसिकली nationalist approach. This approach looks at the national movement as the movement of the Indian people, which grew out of the growing awareness among all people of the exploitative nature of colonial rule. जैसे लगान फिल्म में भुवन ने सबको बोला था कि इतना गुना लगान ले रहे हैं हमसे ब्रिटिशर्स, जागो तुम लोग, क्या सो रहे हो तुम लोग, हम ही इनसे बगावत करनी है, दे आर एक्सप्लॉइटिंग अस. ठीक उसी तरह से दिस इज द बेसिक नेशनलिस्ट मूवमेंट. सो नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू किन किन हिस्टोरियंस ने लिखा था, अब हम वो देखेंगे. जो बेसिकली नेशनलिस्ट ही थे, उन्होंने नेशनलिज्म के लिए बहुत सारे कंट्रीब्यूशन लिखे थे, जैसे कि गोखले सर है, तो उन्होंने ही ये नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रखा था. In the last quarter of the 19th century, a detailed scientific critique of colonialism for the adverse economic aspect of alien rule was developed by nationalists like Dadabhai Naoroji, M.G. Ranade, G.V. Joshi, R.C. Datta, K.T. Telang, G.K. Gokhale and D.E. Vacha. So इन सारे राइटर्स ने जो है वो एक लोगों के सामने, जनरल पब्लिक के सामने, बाय न्यूज़पेपर्स, बाय राइटिंग्स प्रस्तुत किया था कि देखो ये एलियन, मतलब एलियन यानी कि फॉरेनर्स आके तुमको एक्सप्लॉइट करे, तुमको, उनको कोई हक नहीं तुम्हारे ऊपर राज करने का, इनके ऊपर आवाज़ उठाओ. ठीक है, इस टाइम के भुवन जो है ना वो ये सब थे. तो ये नाम भी आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स में काम आएंगी. उसके बाद मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव. जो लोग का सोशियोलॉजी ऑप्शनल है वो लोग तो पता है कि कार्ल मार्क्स ने किस तरह से मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव रखा था. मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव बेसिकली क्या था कि कुछ श्रेणी ऑफ लोग, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, दिस काइंड ऑफ लोग जो है वो ये पूरे लोगों को रूल करते थे. एक तो थे हाई क्लास, एक तो थे लो क्लास. इनको कुछ श्रेणी ऑफ लोग जो हैं वो इन सारे लोगों को रूल करते थे. उसके बाद जब एक्सप्लॉइटेशन से तंग आ जाते थे तो ये लोग ऊपर आके बगावत करते थे. दिस वाज कॉल्ड एज ये पूरा मार्क्सियन थियोरी मैंने सोशियोलॉजी लेक्चर्स में पढ़ा है. अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल के नहीं हैं तो आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो. ठीक है. सो मार्क्सिस्ट अप्रोच. The beginning of the Marxist approach in India was heralded by two classic books, Rajni Palme Dutt, India Today, and A.R. Desai, Social Background of the Indian Nationalism. Unlike the imperialistic colonial approach, the Marxist historians clearly see the primary contradiction between the interests of the colonial masters and the subject people as well as the process of the nation in the making. जैसे कि मैंने कहा, two sort of groups बने थे यहाँ पे, colonial groups and subject ग्रुप. तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है एक टाइम पे और उसके बाद ये बगावत कर देते हैं. दिस इज काइंड, ये मिलता जुलता है नेशनलिस्ट अप्रोच से लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी है. They tend to see the national movement as a structured bourgeois movement, if not the bourgeois movement, and miss its open-ended and all-class character. जब ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है तब ये एक तरह से बगावत कर देते हैं. एंड इट्स ए मूवमेंट ऑफ द लेबर क्लास. लाइक लेबर्स जो हैं वो द सुपीरियर क्लास को जाके बगावत करते हैं, हम नहीं करेंगे अब, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे अब, ऐसा. ठीक है. इट्स Marxist approach is between the labor class and the higher class. ठीक है, लेबर क्लास एंड द हायर क्लास के बीच में ये मार्क्सिस्ट. जबकि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था इट वाज बिटवीन इंडियंस एंड फॉरेनर्स. यहाँ पे कुछ श्रेणी ऑफ लोगों के खिलाफ पूरा सब्जेक्ट के जो है वो बगावत थी. ये पूरी डिटेल में नहीं जाऊँगी मैं, अगर आपको चाहिए तो मार्क्सिस्ट चैप्टर मेरा पूरा है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ, वो आप पढ़ सकते हो. मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. उसके बाद आता है हम सबअल्टर्न अप्रोच. सो सबअल्टर्न अप्रोच क्या था? सबअल्टर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो था, सब मतलब क्या, पार्शियल. सबअल्टर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग था
सबअल्टर्न अप्रोच में मतलब था इट वाज नॉट बिटवीन द ब्रिटिश, इट वाज लाइक अमीर और गरीब में था। इट वाज इंडियंस के जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे इट वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स। कभी ये और ये लड़ रहे थे, कभी ये दोनों मिलके इनसे लड़ रहे थे, तो इट वाज वेरी डिवाइडेड। दैट्स व्हाई नेशनलिस्ट मूवमेंट इनिशियली जो है वो काम नहीं कर रहा था। The school of thought began in the early 1980 under the editorship of Ranajit Guha as a critic of the existing historiography, which was faulted for ignoring the voice of the people. Okay. Right from the beginning, subaltern historiography took the position that the entire tradition of Indian historiography has had an elitist bias. Elitist मतलब जो हाई सोसाइटी, मतलब ये अमीरों की लड़ाई है, हम इसमें क्यों पड़े। जैसे कि अभी आप लोग यूट्यूब पे देखते हो ना, कभी कभी अमीरों की बात है, मान लीजिए आप आर्यन खान जो है अभी कुछ साल पहले अरेस्ट हुए थे। ओके, तो उसमें ही जो ग्रुप से अभी हाल ही का एग्जांपल लेते हैं, विराट कोहली और शाहरुख खान का जो है वो झगड़ा चल रहा है कि हु इज़ द किंग। तो जो लोग इनके लिए झगड़ा कर रहे हैं, मतलब ना तो विराट उनको जानते हैं ना शाहरुख खान उनको जानते हैं। अमीरों मतलब उनका क्लास ही अलग है, वो अपने आप में ही वो है। तो मतलब दिस इज़ वन क्लास आई एम सीइंग, विराट कोहली, शाहरुख खान, इन दोनों का क्लास सेम है, लेकिन इनके लिए जो लड़ाई कर रहे हैं, ना विराट इनको जानते हैं ना शाहरुख, लेकिन लड़ मर सब रहे हैं, ट्विटर पे पूरा ट्रेंड कर रहे हैं। तो ये सीन है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में भी यहाँ पे सबअल्टर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग देयर वाज एलिटिस्ट क्लास वर्सेस द हमारे जैसे लोग जो थोड़े मध्यम मिडिल क्लास लोग थे, जो सब्जेक्ट्स थे, उनके बीच लड़ाई थी। और उनके बीच आपस में लड़ाई थी, बड़े लोगों के बीच आपस में लड़ाई थी, और ये मतलब मीडियम लोगों के बीच में लड़ाई थी। इसके बीच में और सब क्लासेस थी, रेस, कास्ट, रिलीजन, उसके बीच में आपस में लड़ाई थी। तो इट वाज बेसिकली अ डिवाइड एंड रूल पर्सपेक्टिव। For the subaltern historians, the basic contradiction in Indian society in the colonial epoch was between the elite, both Indians and फॉरेन। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन था बिटवीन द अलाइट्स, अपने क्लास के लोग, जैसे कि ये महाराजा और ये ब्रिटिशर्स, इनके बीच में आपसी लड़ाई थी कि हाई हम तुमको नहीं रन करने देंगे ये वो। और ऊपर से एक सेक्शन ऑफ पीपल थे बिटवीन दिस धर्म, जो नॉर्मल एवरेज पीपल होता है, जो कॉमन जनता होते, उनके बीच आपसी लड़ाई थी। तो दिस वाज अ सबअल्टर्न अप्रोच। On the other hand, and the subaltern groups on the other hand, not between कॉलोनिज्म एंड इंडियन पीपल। यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग जो है ब्रिटिश और इंडियन के बीच में लड़ाई नहीं थी, लड़ाई थी अपने अपने आपसी लड़ाई थी मोस्टली। इट वाज सबअल्टर्न। They believe that the Indian people were never united in a common anti-imperialistic struggle, and there was no such entity as the Indian nationalist movement। यहाँ पे जो ये अप्रोच को फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो ये बोलते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म मूवमेंट कोई था ही नहीं, क्योंकि इंडियन लोगों में जो है वो एक यूनिटी, एक यूनियन नहीं था कि हम सब मिलके सिर्फ कॉलोनिज्म के खिलाफ बगावत करते। सब कुछ डिवाइडेड था, रेसिज्म के बेसिस पे, कास्टिज्म के बेसिस पे, सब कुछ डिवाइडेड था, पैसों की बेसिस पे। सब अपनी अपनी ही लड़ाई लड़ रहे थे, लाइक पंचायत लड़ रहे थे किसी और से, यहाँ पे पंचायत ग्रुप लड़ रहे, सब एक होके नहीं लड़ रहे थे, इसी वजह से वो फेलियर हुआ था। सो ये है हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।